वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत सारे साथियों ने कई बार मुझसे ये सवाल किया है कि यूपीपीएससी के बारे में आप बात कीजिए। और इससे पहले मैंने अपनी मार्कशीट भी शेयर कर दी है कि हाउ आई स्कोर्ड 150 प्लस ट्वाइस इन यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो अभी तो मैं एग्जामिनेशंस नहीं दे पा रहा हूँ, मैंने बताया भी था। तो मैं कुछ चीज़ों पे बात करूंगा कि दो तरह के एस्पिरेंट्स होंगे। अभी एक जो यूपीएससी का भी फॉर्म भर रहे होंगे और उस एग्जामिनेशंस की प्रिपेयर कर रहे हैं, और एक एस्पिरेंट का वो तबका होगा जो सिर्फ यूपीपीएससी का दे रहा होगा। हम दोनों ही एस्पिरेंट्स के लिए बात करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो थोड़ा कम टाइम में भी आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मेरा मानना है कि छोटे छोटे स्टेप्स यानी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेकर के आप ग्रेट रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन साथ में यह भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बताने वाला जो मिरेकल या फिर चमत्कार जिसे आप कहते हैं वो हो जाए। आपको बस छोटा छोटा स्टेप उठाना है। मैं बहुत समय नहीं लूँगा आपका उन स्टेप्स को आप कीजिए, फिर आप देखेंगे कि चीज़ें काफ़ी डुएबल लग रही हैं। पहली बात करते हैं कि मान लीजिए कि आप कोई भी एस्पिरेंट हो, यूपीएससी भी दे रहे हो या कोर यूपीपीसीएस के एस्पिरेंट हो। सबसे पहले आप अपनी मटेरियल को डिफाइन कीजिए। मैं मानकर चलता हूं कि आप वैसे तो एस्पिरेंट है नहीं कि जो आज तैयारी शुरू कर रहा है। आप कुछ समय से कुछ तो पढ़ा होगा आपने। सपोज कीजिए कि आपने 4 या 5 किताबें पढ़ी है। मान के चलते हैं कि बहुत कम किताबें आपने पढ़ी है और 4-5 ही किताबें पढ़ी हैं, मान के चलते हैं। उन 4-5 किताबों को आप अपनी टेबल पे रखिए। सबसे पहले प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लान नहीं करेंगे, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे तो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं सिर्फ एक नंबर से वो छट जाते हैं। उनसे पूछिए, अगर वो थोड़ा सा प्लान करते ना तो विद दैट गिवन नॉलेज वो कम से कम 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जरूर कर सकते थे। दैट इज वाई आई एम सेइंग इट। आप थोड़ा प्लान कीजिए, उन किताबों को पहले छांटिए। नाउ उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं उन पे आप आइएगा। मान लेते हैं कि पहला हम कैटेगरी लेते हैं जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है। आप कुछ मत कीजिए। आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, आप जिन सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं मानकर चलता हूं कि आपको पता है कि यूपीएससी के लिए आप कहां से पढ़ना है, और नहीं पता है तो आप सर्च कीजिएगा आईएएस फैक्ट्री लिख करके, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। नाउ वो चीजें आप करते रहिए। बस एक्स्ट्रा क्या आपको करना है, एक घटना चक्र की आई दृष्टि की किताब आती है एग्जामिनेशन के ठीक पहले, उस किताब को रट लेना है। उस किताब में से आप क्या रटेंगे, वैसे करंट अफेयर्स को रटेंगे जो मान लीजिए कि आप विजन का 365 आप कर रहे हैं, उसमें से अगर नहीं मिल रहा है तो उनको अपने अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए इस समय उतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाएं। अगर आपने बना रखा है अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, आप किताब में अंडरलाइन कीजिए और 2 से 3 बार उसको रिवाइज जरूर करना है। ठीक है। एक और काम करना है, करीब 8 से 9 प्रश्न बन जाते हैं, और वो है कि यूपी स्पेशल की चीजें आपको जरूर कर लेनी है। ठीक है, तो वो आप काम कर लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो यूपी पीसीएस में बात वो आ जाती है कि जैसे आप यूपीएससी देते हैं ना, तो उसमें कॉन्सेप्ट्स वाली चीजें थोड़ी ज्यादा प्रोपोर्शन में होती हैं और फैक्ट्स वाली चीजें अगर पीसीएस से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कम होता है। तो आपको यहां क्या करना है कि फैक्ट्स पे भी इक्वल एम्फेसिस देना है। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि रटना जरूरी है। अब आपको लगेगा अरे हम तो कम इंटेलिजेंट कहलाएंगे। आपको पेपर पास करना है, आपको किसी से इंटेलिजेंट कहलाना या न कहलवाना आपका लक्ष्य नहीं है। दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ यूपीपीएससी को दे रहे हैं। मैं मानकर चलता हूं कि आप जो भी घटना चक्र की किताबें पढ़ रहे हैं या जो भी आपका ट्रेडिशनल बुक्स है, चाहे वो एनसीईआरटी किताब हो या फिर जो मान लीजिए कि नितिन सिंघानिया सर का किताब है इकोनॉमी का, या फिर पॉलिटी का लक्ष्मीकांत है, उन किताबों को या स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, उन किताबों को आप पढ़िए। उसके अलावा आप क्या कीजिए कि आपको टेस्ट पेपर लगाना पड़ेगा। आपको टेस्ट पेपर, अब आप यूपीएससी का मन करे तो लगा सकते हैं, बट आप जो यूपीपीएससी के लिए अगर मार्केट में टेस्ट अवेलेबल है तो आप उन टेस्ट को लगाइए। जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो ऑलरेडी, मैंने उनको टेस्ट लगाने के लिए इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि वो बहुत टेस्ट ऑलरेडी लगा चुके होंगे और लगा ही रहे होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ यूपीपीएससी के हैं तो आप टेस्ट को लगाइए। ठीक है। और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स को बहुत कैजुअल लेते हैं।
देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप दूसरों से लीड ले सकते हैं। 30-35 सवाल अगर आता है, मैं मानकर चलता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि लोग ऑलमोस्ट सारे सवाल सही कर देते हैं, लेकिन यहाँ मेरा जो ओपिनियन है वो बहुत सारे लोगों से डिफर कर सकता है। और मेरा ओपिनियन ये है कि कभी भी करंट अफेयर्स एक सोर्स से नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं होता, प्लीज़ डू नॉट मिस इंटरप्रेट इट, इसका मतलब ये नहीं होता कि दो सोर्सेज में जो टॉपिक सिमिलर नेचर के हैं वो आप पढ़ेंगे। अगर आपको इतना छोटा सा चीज़ नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं। दो सोर्स आप उठाइए, दो सोर्स, जैसे मान लीजिए कि आप घटना चक्र आई दृष्टि आपने पढ़ा, फिर आईएसपीसीएस फैक्ट्री पे हमने करंट अफेयर्स पढ़ा, या कहीं से भी, जरूरी नहीं कि आप हमारा करें, कहीं से भी आपको मटेरियल मिलता है आप उसको कर लीजिए। दो सोर्सेस होना जरूरी है, क्योंकि देखिए कोई भी करंट अफेयर्स का जो हम ना जो अदर साइड है ना उसकी पर्सपेक्टिव से देखकर आपको बता रहे हैं, फिर वहां पे क्या होता है ना कि कोई भी एक लिमिटेशन होता है कि इतनी ही पेज का बनाना है, फिर वो कुछ चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं। और एग्जामिनेशंस में वो डिफाइंड तो बुक है नहीं कि उसी बुक से केवल प्रश्न आएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ट्रेडिशनल चीज़ों को एक सोर्स से पढ़िए, अच्छी बात है, बट करंट अफेयर्स को हमेशा दो सोर्स से पढ़िए और दूसरे सोर्स में सिर्फ वही टॉपिक्स कीजिए जो टॉपिक छूट गया है पहले सोर्स में। डू नॉट रिपीट कि वो वाला टॉपिक है तो देखते हैं पढ़ के कहीं कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए, नहीं। अगर कोई टॉपिक आपने सीधे इंडेक्स में ही देखिए और काट दीजिए, ठीक है, इससे कम से कम 3-4 सवाल आपका इजीली हिट हो जाएगा एक्स्ट्रा। नाउ एक बात करेंगे कि देखिए मेरा अपना मतलब ये है कि मैं 150, अगर मुझे आप सवाल देंगे तो मैं 150 सवाल, अगर मैं फॉर्म भरा होता और मुझे आप 150 सवाल देते तो मैं 150 सवाल का मतलब अटेम्प्ट करता। और हमेशा मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ आपका पॉजिटिव ही जाएगा। तो अब पूछेंगे कि मान लीजिए कि हमें 110 के बाद आ ही नहीं रहा है तो क्या करें। देखिए बहुत ही ये लीस्ट एडवाइजेबल ऑप्शन है कि आप 110 पे या 105 पे रुके, इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है, आपको कट ऑफ भी नहीं पता है। तो मिनिमम मैं कहूँगा मिनिमम साइड पे भी आपको 130 तो अटेम्प्ट करना ही करना चाहिए। उसके ऊपर आपकी मर्जी है, आप टेस्ट लगाइए और उन टेस्ट में से आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका ऑप्टिमम स्कोर क्या है। बट अगर आपका ऑप्टिमम स्कोर देखिए कि अगर 150 लगाने के बाद 150 क्वेश्चंस लगाने के बाद अगर ऑप्टिमम स्कोर पे आप पहुंच पा रहे हैं, जहां लगता है कि स्कोर इंक्रीज ही हो रहा है ऑलमोस्ट, मतलब मान लीजिए 5 में से 4 बार, तो आप पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। अच्छा, अब पूछेंगे मान लीजिए वो क्वेश्चन में कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप क्या करते हैं। ऐसे सिचुएशंस में मैं उल्टा आता हूं, मैं खोजता ही नहीं हूं कि राइट ऑप्शन क्या है, मैं ये सोचता हूं कि अच्छा कौन सा इनमें से 4 ऑप्शन है जो बिल्कुल ही नहीं होगा। एक तो ऐसा मिल ही जाता है जो बिल्कुल अजीब सा लगता है, बच जाते हैं 3। उसमें जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछता है और उस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और 2 नेम्स जो है वो मुस्लिम नेम दिए हुए हैं। मतलब हमारे देश में, मैं यहाँ किसी रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा, मतलब हमारे देश में मेजॉरिटी लोग हिंदू हैं, आपको पता है। तो ऐसे सिचुएशंस में, एक सेकेंड, बेल कोई बजा रहा है, 1 सेकेंड। ऐसी सिचुएशंस में जैसे मान लीजिए कि 2 मुस्लिम नाम आता है, तो जरूरी नहीं है, बट तुक्का लगाने का एक विधि होता है और आप इसको आप आजमा भी सकते हैं। किसी पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए तो हाई चांस है कि उसी 2 में से एक नाम सही होगा। अब ये अगेन मैं कह रहा हूं कि आप अपने लक पे खेलेंगे, बट मेरा ये अपना होता है कि उनमें से ही कोई एक को हम करेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कोई नाम बहुत अजीब सा उसमें भी दिखेगा, मतलब आपको लगेगा ये कॉमन नेम तो नहीं दिख रहा है, तो वो उसका होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब चूंकि नहीं पता है, हम उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, अगर पता है तो ठीक है। अब फिर पूछेंगे कि ऐसा क्यों लगता है कि हाँ वो क्वेश्चन सही होने का चांस ज़्यादा है। इसके पीछे कारण ये है कि जैसे मान लीजिए कोई ऑप्शन है और उसमें देता है एक नाम की जाकिर हुसैन और दूसरा देता है सपोज कीजिए बतक मियाँ, 2 मुस्लिम्स नेम है।
तो मैं बतख मियाँ के साथ जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन नेम नहीं है और फंसाने के लिए जाकिर हुसैन या अबुल कलाम आज़ाद इस तरह के नाम जो है नेम्स आपको दिए जा सकते हैं। तो एक मैंने कॉमन एग्जाम्पल लिया है ना। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो हमने 15 एलिमिनेशन मेथड्स आपको बताए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां से आप देखिए बहुत सारे इनसाइट्स आपको मिलेंगे कि कैसे कोई मिनिस्ट्री का नाम होता है तो सिमिलर मिनिस्ट्री का नाम देकर के आपको कंफ्यूज किया जाता है। आपको कुछ भी नहीं पता है लेकिन फिर भी मिनिस्ट्री का नाम दिया, आप रिस्क लीजिए, यहां पर रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि हाई चांस है को मिनिस्ट्री का नाम गलत होगा। 4 में से 3 तो आपका सही हो जाएगा, 2 भी सही हुआ तब भी आप पॉजिटिव में है, 1 भी सही हुआ तब भी लॉस नहीं हुआ। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि ओनली, एक्सट्रीमली, तो इन सब को हटाइए। अगर जनरल स्टेटमेंट है सम, तो उसको सही मानिए। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अप्लाई करके आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं ना। एक और तरीका होता है जिससे आप अपने स्कोर को बढ़ाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है एक ही राउंड में सारे क्वेश्चंस को कर देते हैं। 5 क्वेश्चन तो समझ लीजिए कि आपका गया। हमेशा कम से कम 3 राउंड लीजिए। और यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप जब 3 राउंड में क्वेश्चन करते हैं तो आप टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस कीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने उठाया और ये क्वेश्चन नंबर 1 अल नीनो के बारे में है और आपको पता है कि अल नीनो बस आपने नाम सुना है और उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है कि इसके फीचर्स क्या है, इससे रेनफॉल बढ़ते हैं कहाँ पे कम हो जाते हैं, तो आप तुरंत आगे बढ़ जाइए। आपने देखा उसके ऑप्शंस को नहीं पढ़ने हैं, तब जाके आपका टाइम बचेगा। क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि सारा ही क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अल नीनो है, हमने 4 ऑप्शंस पढ़े, फिर सोचे, उसका टाइम चला गया, फिर लास्ट में फिर आपके पास टाइम कहाँ से आएगा। तो यानी कि जैसे ही आपने देखा क्वेश्चन को और देखा कि नहीं ये मुझे नहीं आता है, इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा, या कोई शब्द ही देखा, कोई शब्दावली कि दिस टर्म रिसेंटली इन द न्यूज अगर ऐसा पूछता है, फिर आप देखिए कि ये शब्द एकदम आंख बंद कीजिए कि ये शब्द मैंने सुना है या नहीं सुना है। नहीं सुना है, आगे बढ़ जाइए, उसको गोला मारिए और आगे बढ़िए कि हाँ ठीक, मतलब गोला OMR सीट में नहीं, अपने पेपर पे गोला मारिए कि हाँ इसको हम रिव्यू करेंगे, तो उसको तुरंत आगे बढ़ जाइए। जो पहले राउंड में एकदम कंफर्म हो उसको कीजिए, दूसरे राउंड में जो 2 में डाउट हो उसको कीजिए, और तीसरे राउंड में आपकी मर्जी है कि कितने क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं। बट प्लीज डू नॉट डू ऑल द क्वेश्चंस इन वन गो। नाउ एक और तरीका है, कम से कम आप 8 से 9 सवाल एक्स्ट्रा जरूर सही कर सकते हैं, और ये मेरा फंडा है कि PYQ को रट जाओ, मतलब उसके जितने ऑप्शंस भी हैं रट जाओ। और आप आजमा के देख लो, आज अगर आपकी जितनी स्कोर है, अगर 8-9 क्वेश्चंस का स्कोर आपका नहीं बढ़ गया तो आप मेरे से बात करना इस सिलसिले में ना। थोड़ा सा अगर GS की बात कर लिया, मैं कई लोगों को जानता हूं जो GS क्लियर करने के बाद भी CSAT में रह गए, और ऐसा नहीं है कि CSAT उनको आता नहीं है, उन्होंने पहले क्लियर कर रखा है। तो मैं अगर हायरार्की सजाऊं कि किसको आपको कर लेना चाहिए CSAT पेपर में भी, टाइम मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले ना जो पैसेज होता है ना, जैसे हिंदी का पैसेज या इंग्लिश का पैसेज, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, वो सबसे आसान होता है। वहाँ से कुछ क्वेश्चन आप अपनी झोली में आसानी से रख सकते हैं, और हिंदी का कुछ ग्रामर वगैरह का पूछता है या एक शब्द पूछता है, तो वो चीज़ें बहुत आसान होती हैं। उसके बाद आप अगर इंटरपर्सनल स्किल्स एंड लॉजिक वाला अगर PYQ भी कर लेते हैं, रट भी लेते हैं, या थोड़ा बहुत अगर उसको पढ़ लेते हैं, तो वो वाले सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स का कोई बैकग्राउंड है तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप इसी से शुरुआत कर दीजिए, क्वांट जो सेक्शन है उससे शुरुआत कर दीजिए। और नहीं भी है तब भी आपको रीजनिंग तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग लॉजिक पे बेस्ड होता है और वो हर कोई कर सकता है, चाहे आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस की है या नहीं की है। प्रैक्टिस की है तो आप थोड़ा जल्दी कर देंगे, प्रैक्टिस नहीं किया आपने तो हो सकता है 1-2 सवाल मिस हो जाए, बट आप कर जरूर देंगे। उसमें क्या ही होता है कि इतने लोग बैठे हैं, आप एक इमेजिन कर करके, पिक्चर बना करके, और थोड़ा जो रफ वर्क होता है आप रफ वर्क करके आप कितना ही सवाल करना होता है आप वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो ये लॉजिक है या इंटरपर्सनल स्किल है, इसको कर लीजिए, क्योंकि यहां से ना आप इजीली थोड़ा सा पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और PYQ तो इसका जरूर देख लीजिएगा। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगता है कि आप अगर अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली जो आपका अभी करंट स्कोर है उसमें और अभी का आप अपना स्कोर देखिएगा, कम से कम इन सारी चीजों को करने के बाद विद द गिवन नॉलेज, विद द सेम नॉलेज, यू विल फाइंड कि आपका 30 से 40 प्रश्न का जो मतलब मार्किंग है वो बढ़ गया है। धन्यवाद।